हेलो, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई का सैम्पल पेपर 1, जिसमें कि आज हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सही नहीं है। तो हमें ये पहचानना है कि 4 ऑप्शन में से हमें कौन सा करेक्ट नहीं है, ये चूज करना है। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है, इन हेलो एरिन्स the electron pairs on halogen atoms are in conjugation with pi electrons of the ring। तो जो क्या ऑप्शन ए क्या आप लोग को सही लग रहा है? तो हमारा ऑप्शन ए क्या कहता है कि हेलो एरिन्स। तो हम लोग हेलो एरिन्स बनाते हैं। तो ऑप्शन ए का जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमारा जो हेलो एरिन्स है, तो हेलो एरिन्स कैसे बनाते हैं हम लोग? ये हेलो एरिन्स है, या इसके जगह पे हम Cl भी लगा सकते थे। तो यहाँ जो लोन पेयर है, कितना लोन पेयर होता है हेलोजन में? 6 लोन पेयर है। द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन। तो हेलोजन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कि नहीं, हेलोजन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, आर इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। क्या रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है? लोन पेयर के बीच में सिंगल बॉन्ड है और फिर क्या है, डबल बॉन्ड है। और ये डबल बॉन्ड में एक जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? पाई बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग पाई बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर हेलोजन का कॉन्जुगेशन में है। यस, तो ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है। जैसे ये यहाँ आएगा और ये वाला आउट करके यहाँ चला जाएगा, तो कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन होने का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम या अल्टरनेट लोन पेयर डबल बॉन्ड सिस्टम। तो आपको समझना है कि यहाँ लोन पेयर और जो पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? कॉन्जुगेशन है। तो यानी अल्टरनेट है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का मूवमेंट हो सकता है। तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन कब होगा? जब अल्टरनेट पोजीशन में, यानी लोन पेयर हो, बीच में सिंगल बॉन्ड हो और फिर पाई बॉन्ड हो। तो ये जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो तो सही है, ये हमारा राइट है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी को देखते हैं हम लोग। द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवैलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर। तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था गिग्नार्ड रिएजेंट, याद कीजिए, CH3MgBr। ये गिग्नार्ड रिएजेंट है ना। और ये कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। हम पढ़े थे। और गिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। इससे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन का बॉन्ड किससे है? एक मेटल से, मैग्नीशियम से। तो ये बॉन्ड कैसा नेचर का है? कोवैलेंट नेचर का। ये बॉन्ड कैसा नेचर का है? कोवैलेंट नेचर का है। द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवैलेंट। तो बात तो सही है, यहाँ पर तो बोल रहा है कि जो कार्बन और मैग्नीशियम के जो बीच में जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट नेचर का है, इसीलिए इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है एंड नॉन पोलर इन नेचर। क्या ये बॉन्ड नॉन पोलर है? तो याद कीजिए, जब हम ये बनाए थे यहाँ पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे, और कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। सॉरी, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि नॉन मेटल है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये क्या होगा? नेगेटिव। तो होगा क्या यहाँ पर? चार्ज सेपरेशन होगा। कार्बन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते। और मैग्नीशियम मेटल है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को। तो ये वाला जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? पोलर नेचर का होगा। ये कैसा नेचर का होगा? ये बॉन्ड पोलर नेचर का होगा। तो आधा बात तो सही किया, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया? ये गलत कर दिया। जो हमारा बॉन्ड है, ये कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड है, वो कोवैलेंट तो है लेकिन वो पोलर है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आंसर हमें बोल रहा था गलत देना है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आगे वाला ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लें। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है?
ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द स्लोएस्ट स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज प्लेनर। तो देखिए जब SN1 रिएक्शन के दौरान यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा SN1 वाला रिएक्शन, ठीक है ना। द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, तो SN1 रिएक्शन कितना स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। पहला स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन, स्लो स्टेप है। द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज प्लेनर, मतलब जो स्लो स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, sp2 बन रहा है, इज प्लेनर। तो देखिए आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जो स्लो स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है ना, तो आपको याद होगा हम ये करवाए हैं, ऐसा ही बनता है ना। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो ये है sp2 है। ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो sp, 3 रहेगा तो sp2, 4 होगा तो sp3। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है sp2, और sp2 का शेप कैसा होता है? हम लिखते तो ऐसा, लेकिन ओरिजिनल में इसका जो ज्योमेट्री होगा वो प्लेनर होगा। प्लेनर किस तरह का होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? CH3 CH3, और ये कार्बन क्या है? sp2 है। तो ये कौन सा शेप है? तो ये वाला जो शेप है हमारा कौन सा शेप है? प्लेनर शेप है। कौन सा शेप है? ये प्लेनर शेप है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। अगर बोल रहा है ड्यूरिंग, ऑप्शन सी देख रहे हैं हम लोग कि ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है ना, इज प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर है, सही है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो प्लेनर होते हैं, ठीक है। लेकिन sp3 क्या होता है? प्लेनर नहीं होता है वो, बल्कि वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल शेप होता है, जो कि 3 डायमेंशनल शेप होता है, वो प्लेनर नहीं होता है। तो sp2 हमारा प्लेनर शेप का होता है। तो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये सही है, सही बोल रहा है। ऑप्शन डी अगर हम देखें तो ऑप्शन डी के लिए आउट ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHCl एंड C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। तो हम ऑप्शन नंबर डी का ऊपर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 कंपाउंड दिया है, एक दिया है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और दूसरा कंपाउंड क्या दिया हुआ है? इसको हम सही से लिख रहे हैं, कुछ इस तरह से है CH2Cl। तो यहाँ पे 2 कंपाउंड दिया है, इन दोनों में से क्या हो रहा है? बोल रहा है क्या कि ये वाला जो कंपाउंड है मोर रिएक्टिव, ये क्या है? ये वाला कंपाउंड क्या है? मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन अगर होगा तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, ऐसा बोल रहा है। क्या ये सही बोल रहा है? हाँ, ये सही बोल रहा है। तो ये भी हमारा आंसर सही है। वो कैसे सही बोल रहा है ज़रा देखिए, हम समझते हैं कि होता क्या है इसमें कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है? सब पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है। तो अगर हम इसका कार्बोकेटाइन प्लस Cl ग्रुप हट जाएगा तब ना कार्बोकेटाइन बनता है, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? ये बनेगा, है कि नहीं। तो ये बेंजीन में जो ये जो रिंग है ये क्या है? अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड है। तो अब बताइए कहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन फुलफिल हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए कॉन्जुगेशन में है सिस्टम, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, और फिर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम फुलफिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, और यहाँ पर रेजोनेंस, जो रेजोनेंस का जो घटना है वो नहीं घटेगा, और यहाँ पर क्या होगा? रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस होने के चलते क्या होता है?
स्टेबिलिटी आती है, रेजोनेंस होने के चलते क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड में। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो बात सिंपल सा है, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर बी इज द रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अरेंज द आइसोमरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो 19 में दो क्वेश्चन है, ए और बी में सब डिवाइडेड है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना, हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग डाइक्लोरोबेंजीन का तीनों आइसोमर बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग तीनों आइसोमर बनाए हैं डाइक्लोरोबेंजीन का। डाइक्लोरोबेंजीन का आइसोमर कैसे बनाएंगे, Cl। तो ये डाइक्लोरोबेंजीन है, तो इसका जो और आइसोमर कौन है, तो अगला वाला केस में हम क्या करते हैं, Cl को कहाँ लगा देते हैं, एक बार ऑर्थो में लगाएं, दूसरा बार मेटा में लगाएंगे, और तीसरा में जो Cl कहाँ लगाएंगे, पारा वाला पोजीशन पे लगाएंगे। तो ये तीन आइसोमर है, इतना ही आइसोमर है डाइक्लोरोबेंजीन का। तो हमें इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो अगर हम इसको नाम दे 1 2 और इसको क्या नाम दे 3, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इन तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो लगभग आसपास है। इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लगभग आसपास है। बॉइलिंग पॉइंट्स आर नियरली वेरी सेम। इधर देखो, तो बॉइलिंग पॉइंट्स आर नियरली सेम। तो डाइक्लोरो या डाइहेलोबेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर फिर भी देखा जाए तो ऑर्थो वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कारण है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है इन दोनों से ज़्यादा है। इन दोनों का डायपोल मोमेंट क्या है, इन दोनों से ज़्यादा है। अगर हम बात करें ऑर्डर का तो 1 का क्या है, सबसे ज़्यादा है। 1 का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से क्या है, ज़्यादा है। अब इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो लगभग दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। अगर पारा का देखें तो पारा का हम ज़्यादा मान लेते हैं और मेटा वाला का कम मान लेते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर है। तो मेटा वाला सबसे कम है, पारा वाला और फिर ऑर्थो वाला का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो पारा वाला का हम बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मान के चल रहे हैं, ज़्यादा स्टेबल है वो, लेकिन ज़्यादा अंतर भी नहीं है मेटा और पारा वाला में। लेकिन ऑर्थो वाला में ज़्यादा है क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या है इसका ज़्यादा है। दोनों Cl एक तरफ रहने के चलते इसका डायपोल मोमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो अगर अब हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो हम चर्चा बहुत अच्छा से किया और इस पर क्वेश्चन भी किए हैं कि हमेशा अगर हम बात करें ऑर्थो मेटा पारा की तो पारा वाला का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा वाले से। कारण है कि ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है। तो पारा वाला क्या है, अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर बात की जाए तो पारा वाला का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें ऑर्थो और मेटा का, अगर हम कंपेयर करें मेल्टिंग पॉइंट, तो ऑर्थो का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होने के चलते ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मेटा वाला का क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटा
सबसे कम होगा मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्थो का उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा पारा वाला आइसोमर का ज़्यादा होगा। तो हम लोग 19 क्वेश्चन नंबर 19 का ए सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर बी पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 का बी नंबर है, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन्स occur slowly and require more drastic condition as compared to those in benzene। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोएरिन्स occur slowly requires more drastic condition as compared to those benzene। तो जब भी हम हेलोएरिन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो वहाँ पर हमें ड्रास्टिक कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना होगा, ठीक है ना। वो आसानी से नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे होता है, स्लो रेट से होता है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। ऐसा क्यों होता है? आखिर हेलोएरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टूवर्ड कम रिएक्टिव है, ऐसा क्यों है? तो ये जैसे हमारा हेलोएरिन्स है, हम क्वेश्चन नंबर 19 का बी सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारा हेलोएरिन्स है, ठीक है, ये हमारा हेलोएरिन्स है और यहाँ पर क्या है, बेंजीन से कंपेयर किया गया। और यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है? तो यहाँ पर जो बात किया जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है, किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है? बेंजीन से इसको कंपेयर किया जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है जब इस पे अटैक करता है, हेलोएरिन्स पे अटैक करता है, जब हेलोएरिन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो इसका जो रेट है वो स्लो है। तो इसका जो रेट है वो क्या होगा? स्लो रेट से करेगा। और जब इस पे अटैक करेगा तो इसका जो रेट क्या होगा? फास्ट होगा। तो ये तेज़ी से अटैक करता है और यहाँ स्लो होता है। ऐसा कारण क्यों है? यानी इसका रेट क्या है? स्लो है। हेलोएरिन जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है उसका रेट स्लो होता है, लेकिन बेंजीन में ये बहुत तेज़ी से होता है। आखिर कारण क्या है? तो जब रेट स्लो होता है तो रिएक्शन जो है वो ड्रास्टिक कंडीशन में करवाना पड़ता है, यानी कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है, टेम्परेचर हाई करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में तब जाके रिएक्शन होता है हेलोएरिन्स का इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड। तो ऐसा क्यों है? तो बेंजीन भी रेजोनेंस शो करेगा, ये भी रेजोनेंस शो करेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है। ग्रुप कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। हेलोजन ग्रुप क्या करता है? रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आर इफेक्ट। कौन सा Cl कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आर इफेक्ट। और प्लस आर इफेक्ट होने से क्या होता है? ऑर्थो और पारा पोजीशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो प्लस आर इफेक्ट होने के चलते क्या होता है? ऑर्थो और पारा का डेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से कहाँ अटैक करता है? ऑर्थो और पारा पे अटैक करना पसंद करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है और ऑर्थो और पारा पोजीशन क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि रिएक्टिविटी स्लो कम हो गया है, तो अटैक तो आसानी से ऑर्थो और पारा पे करेगा। तो यहाँ पर बात करें, क्योंकि क्लोरीन क्या है? प्लस आर इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पे ऑर्थो और पारा पे अटैक करेगा। तो प्लस आर इफेक्ट के साथ साथ यहाँ पर क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। क्लोरीन कैसा इफेक्ट शो करता है? क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। तो Cl एटम जो है वो क्या शो करता है? प्लस आर इफेक्ट के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। कौन शो करता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन प्लस आर इफेक्ट भी शो करेगा और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन रिंग से क्या करेगा? खींचेगा। रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम रिंग। तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ओवरऑल बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा?
इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है और यहाँ रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा गया तो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था कम हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल को अब अटैक करने में क्या होगा, पहले से कठिनाई होगा, क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन कम हो गया है और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, यानी रिंग हल्का सा क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। इलेक्ट्रॉन खिंचा गया है, इसका क्लोरीन खींच लिया है रिंग से इलेक्ट्रॉन, तो रिंग हल्का सा क्या हो गया है, थोड़ा सा अगर समझे तो पॉजिटिव हो गया है। और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव पे अटैक करना नहीं चाहेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा वहीं अटैक करना चाहेगा। तो प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो और पारा का ही सिर्फ डेंसिटी बढ़ाया, लेकिन जो Cl ग्रुप है वो प्लस आर इफेक्ट के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रिंग से क्या करता है, घटा देता है, डिक्रीजेस फ्रॉम रिंग। एंड क्या करेगा, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, डीएक्टिवेट्स बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग को क्या करेगा, ये डीएक्टिवेट कर देगा, जिसके चलते इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक करने का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और ड्रास्टिक कंडीशन पे रिएक्शन शो करता है हेलो एरिन्स, यानी कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर का सहारा लेना पड़ता है तब जाके रिएक्शन होता है। तो ये बात था। लेकिन बेंजीन में कुछ नहीं लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल सीधे आएगा अटैक कर देगा। तो ये जो हम बात किए हेलोरिन्स का, दो केस में बात किए। पहला केस में हम क्या बताएं, प्लस आर इफेक्ट, तो प्लस आर इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मेन मतलब किससे है, माइनस आई इफेक्ट के द्वारा। कौन सा इफेक्ट के द्वारा, माइनस आई इफेक्ट के द्वारा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी घट रहा है। किसका, हेलो एरिन्स का। तो जगह ज़्यादा नहीं था इसलिए हम उधर लिखें। तो ये मत समझिएगा कि हम ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना बात, सारा चर्चा हो रहा है हेलो एरिन्स का हो रहा है। तो यहाँ पर दो तरह का इफेक्ट हो रहा है, एक प्लस आर इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट, और मेन रिस्पॉन्सिबल है इसका रिएक्टिविटी स्लो होने का कारण है माइनस आई इफेक्ट। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Br। तो देखिए C4H9Br से जस्ट पहले एक पॉजिटिव साइन लगा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। तो यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है C4H9Br। कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म प्लस C4H9OH, ठीक है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हमें ए का स्ट्रक्चर बताना है और साथ में मैकेनिज्म भी लिखना है। तो सबसे पहले एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है क्या कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला क्या है, C4H9Br है, और साथ में आगे फॉर्मूला लगा दिया है पॉजिटिव साइन। इसका मतलब है ये डेक्स्ट्रोरेटरी कंपाउंड है, यानी रोटेट कर रहा है, लाइट को रोटेट कर दे रहा है ये कंपाउंड राइट डायरेक्शन में। तो ये कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली, हम बताए थे ना, चर्चा किए थे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, जो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे। तो किधर रोटेट करेगा, राइट डायरेक्शन में। डेक्स्ट्रोरेटरी है ये कंपाउंड। इस कंपाउंड में आपको प्लस की जगह पे क्या लिख देता, डी भी लिखा हुआ रहता है, यानी डेक्स्ट्रोरेटरी। पॉजिटिव साइन मतलब ये राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म, क्या बन रहा है यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस हुआ, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बन जा रहा है ये, प्लस C4H9OH। तो बस अब रिएक्शन देख के समझ गए होंगे क्या हुआ है, Br हट गया और उसकी जगह पे कौन आ गया है, OH आ गया है कि नहीं। Br हट गया और उसकी जगह पे कौन आ गया है, OH आ गया है, दिख रहा है। तो गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए, तो ये जो कंपाउंड ए है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ए है। इस कंपाउंड ए का आपको स्ट्रक्चर लिखना होगा। इसका C4H9 कौन सा कंपाउंड, कौन सा ग्रुप है, ब्यूटाइल। C4H9 कौन सा ग्रुप है, C4H9 क्या है, ब्यूटाइल है ना। कौन सा ग्रुप इसे कहते हैं हम लोग,
ब्यूटाइल ग्रुप। तो इसका कितना स्ट्रक्चर था, 4 स्ट्रक्चर था। याद रखिए, पहला क्या था, CH3 CH2 CH2 CH2, फ्री बॉन्ड कहाँ लगा देंगे, फर्स्ट पे। इसका नाम था एन ब्यूटाइल, है कि नहीं, एन ब्यूटाइल। दूसरा वाला कौन सा था, हम हमेशा बोलते हैं कि आप याद रखिए, ये कौन सा कंपाउंड है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये पहला स्ट्रक्चर हुआ, ये सेकेंड स्ट्रक्चर हुआ C4H9 का। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हुआ आइसोब्यूटाइल। और लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर हम लिखने जा रहे हैं वो कौन सा होगा, टर्सरी ब्यूटाइल। तो CH3 CH3, फ्री बॉन्ड नीचे दे दिए, तो ये हमारा हो गया टर्ट ब्यूटाइल। तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं ब्यूटाइल ग्रुप के। अब आपको इसमें बताना है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बताना है कि इन चारों ब्यूटाइल ग्रुप में कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्टिकली एक्टिव ब्यूटाइल ग्रुप है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कौन सा ब्यूटाइल ग्रुप आपको ऑप्टिकली एक्टिव नजर आ रहा है। तो क्या इन पहला नॉर्मल ब्यूटाइल में कोई ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, नहीं है। तो पहला वाला में कोई ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन नहीं है। सेकंड में देखा जाए कहाँ ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो इनमें देखिए कितना ग्रुप लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और जो चौथा वाला जो लगा हुआ है वो कौन लगा है, Br लगा हुआ है। तो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो पहला कंडीशन होता है वो क्या होता है, कायरल कार्बन का होना। तो पहला वाला में अगर हम सब में Br लगा दे, तो पहला वाला में तो सारा कार्बन क्या है, कायरल नहीं है। 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो पहला इथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा Br। तो सेकंड वाला क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सेकेंडरी ब्यूटाइल ऑप्टिकली एक्टिव है ना। सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है, अब ये ब्रोमाइड कहलाएगा, Br लगा दिए तो यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर बना है इसका। और 4 स्ट्रक्चर में से अब देखिए यहाँ पर भी कोई कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। मिथाइल, इधर मिथाइल, 2 ग्रुप सेम है ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, 1 2 3 ग्रुप सेम लगा हुआ है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो कुल मिला के बात करें चारों कंपाउंड में से एक ही कंपाउंड है कि जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, वो कौन सा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर कौन होगा, ये वाला सेकंड नंबर। तो हम कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, CH3 CH2, या इसको हम डायरेक्ट C2H5 लिख सकते थे, CH Br CH3। तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमारा क्या हो गया, कंपाउंड ए हो गया। तो इस कंपाउंड का हमने नाम लिख दिया। अब हम क्या बोल रहा है, इसमें मैकेनिज्म भी लिखने बोल रहा है। तो इसका मैकेनिज्म लिखना है, तो गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए, तो हमने स्ट्रक्चर ए दे दिया, एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन किस तरह से होगा, तो यहाँ पर रिएक्शन ये बताना है प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी ग्रुप है ना, ये कैसा ग्रुप है, 2 डिग्री कंपाउंड है ना, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये अल्फा कार्बन है, तो 2 कार्बन से अटैच अल्फा कार्बन, तो ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी जनरली SN1 से भी शो करेगा, SN2 से भी शो करेगा। तो कोशिश करेंगे अगर ये सेकेंडरी है, प्राइमरी वाला तो हमेशा SN2 शो करता है, प्राइमरी वाला हमेशा SN2 शो करता है, और टर्सरी वाला हमेशा SN1। तो कोशिश करेंगे कि इसको हम SN1 रिएक्शन ही शो करवाएं, क्योंकि प्राइमरी वाला रहता अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहता तो इसको हम SN2 रिएक्शन करवाते, जो कि सिंगल स्टेप होता। लेकिन ये 2 डिग्री है, तो हम कोशिश करेंगे इसको SN1 रिएक्शन के द्वारा रिएक्शन करवाएं। और जब भी SN1 रिएक्शन होगा तो कितना स्टेप में होगा, SN1 रिएक्शन के द्वारा अगर रिएक्ट करेगा तो ये 2 स्टेप में रिएक्ट करेगा। तो पहला स्टेप में क्या होगा, तो स्टेप फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, हमारा स्लो स्टेप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, पहला स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कहाँ से बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, Br। तो CH3 CH2 CH, यहाँ पर Br निकल गया, CH3। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। चलो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। अब स्टेप फर्स्ट था ये, स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, Br से OH। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन आया, OH माइनस। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन आया, OH माइनस। क्या करेगा, यहाँ पर आकर के अटैक करेगा। तो CH3 CH2 CH पे आकर के अटैक कर दिया कौन, OH। तो बहुत सिंपल सा था, ये स्ट्रक्चर बन गया कंपाउंड। तो ये हमारा क्या था, मैकेनिज्म था। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व किए। तो सैम्पल पेपर 1 में हेलोल्केन्स और हेलोरिन से 3 ही क्वेश्चन थे, और जनरली एग्जाम में भी आपका जनरली 2 से या 3 क्वेश्चन ही हेलोल्केन्स और हेलोरिन से रहते हैं। टोटल लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला सैम्पल पेपर में जो हम चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं वो केमिकल काइनेटिक्स का सॉल्व करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।